नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास हिंदी कविता की दो बहुत ही अलग-अलग दुनियाएं हैं, दो कवियों की आवाजें। हाँ, और इन दोनों को साथ रखकर हम एक बड़ा दिलचस्प सवाल समझने की कोशिश करेंगे क्या सवाल? कि जब एक कवि की दुनिया उसके काबू में होती है तो उसकी कविता कैसी होती है। और जब वही दुनिया बेरहमी से उससे छीन ली जाती है तो उसकी आवाज कैसे बदल जाती है? बिल्कुल, यही सवाल आज की हमारे पूरी बातचीत की धुरी है। एक तरफ है हरिवंश राय बच्चन, जो अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ता जोड़ते हैं, उससे लड़ते भी हैं, इश्क भी करते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बनाते हैं। और दूसरी तरफ है बहादुर शाह जफर, जिनसे ना सिर्फ उनका साम्राज्य बल्कि उनका वतन तक छीन लिया गया। और उनकी कविता उस छीने जाने के दर्द से पैदा हुई है। हाँ, तो चलिए इन दोनों आवाजों की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं हरिवंश राय बच्चन से, जिन्होंने अपनी दुनिया खुद गढ़ी। उनकी एक लाइन है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हाँ, ये लाइन ही बताती है कि वो जिंदगी को अपनी समझ और अपने उसूलों से जीना चाहते थे। बिल्कुल। और बच्चन जी उस दौर में लिख रहे थे जिसे हम छायावाद के बाद का दौर कहते हैं। अच्छा। उस समय मतलब कविता में बहुत मुश्किल शब्दों, गहरे प्रतीकों का चलन था। हाँ, सीधी बात नहीं कही जाती थी, उसे घुमा फिरा कर कहने का रिवाज था। एकदम, बच्चन ने उस परंपरा को तोड़ा। हाँ। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में सीधी, सरल लेकिन दिल पर असर करने वाली बात कही। और शायद इसीलिए वो इतने लोकप्रिय हुए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण था। अच्छा, स्रोतों में उनके जीवन दर्शन को एक नाम दिया गया है, हालावादी दर्शन। हाँ, और इसे उमर खयाम से प्रेरित बताया गया है। हाँ। ये है क्या? असल में सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, लगता तो है। देखिए, आनंद तो इसका एक हिस्सा है, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। आला यानी शराब यहाँ सिर्फ एक प्रतीक है। ये दर्शन कहता है कि जिंदगी एक मधुशाला है और हमें इसके हर पल को, हर घूंट को पूरी शिद्दत से पीना है। लेकिन बात सिर्फ मीठे घूंट की नहीं होगी फिर तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब जिंदगी के कड़वे अनुभवों को भी उसी तरह अपनाना है। सुख और दुख दोनों को। सुख और दुख, प्यार और नफरत, मिलना और बिछुड़ना, इन सबको एक ही भाव से स्वीकार करना। वाह। इस दर्शन का कमाल ये है कि जब आप हर अनुभव को पूरी तरह जी लेते हैं तो अंत में एक ऐसी मस्ती, एक ऐसी बेख्याली छा जाती है जहां तेरा मेरा, अपना पराया का भेद ही मिट जाता है। और आपको पूरी दुनिया से इश्क हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। वाह, ये तो कमाल की बात है। और उनकी कविता आत्म परिचय में ये दर्शन शायद साफ झलकता है। हाँ, बहुत साफ। पहली ही लाइन में कितना बड़ा विरोधाभास है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? एक तरफ दुनिया बोझ लग रही है और दूसरी तरफ उसी से प्यार भी है। यही तो बच्चन की खूबसूरती है। इसे स्रोत में प्रीति कलह का रिश्ता कहा गया है। प्रीति कलह यानी प्यार भी और झगड़ा भी। हाँ, देखिए, दुनिया से पूरी तरह कटकर रहना तो नामुमकिन है ना? हमारी पहचान, हमारा वजूद, सब कुछ तो इसी दुनिया से जुड़ा है। सही बात है। लेकिन दुनिया हमें हमेशा रास नहीं आती। उसके नियम, उसके ताने, उसका व्यवहार हमें बोझ लगता है। तो बच्चन कहते हैं कि ठीक है, ये बोझ है, मैं इसे ढो रहा हूं, लेकिन इस बोझ के बावजूद मेरे अंदर का प्यार खत्म नहीं हुआ है। ये रिश्ता बनाए रखना असल जिंदगी में बहुत मुश्किल होगा। क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना नहीं है? मुश्किल तो है, लेकिन शायद यही जीने का तरीका भी है। कविता में और भी ऐसे विरोधाभास हैं। जैसे? वो कहते हैं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, यानी खुशी के सबसे उन्मत्त पलों में भी एक उदासी का धागा कहीं जुड़ा रहता है। या फिर शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। बिल्कुल, बाहर से शांत हूं पर अंदर भावनाओं का तूफान है। ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि इंसान का मन कितना जटिल है। जहाँ एक ही साथ कई भावनाएं जिंदा रहती हैं। हाँ, और इसी जटिलता को साधते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की परवाह नहीं करते। सही कहा। एक लाइन है, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। ये तो एक योगी वाली अवस्था लगती है। हाँ, एक फकीराना मस्ती है। वो कहते हैं कि मैं अपने सपनों की दुनिया बनाता हूँ और उसी में खुश रहता हूँ। मुझे सांसारिक चीजों की, धन दौलत की परवाह नहीं। तभी तो वो कहते हैं, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। हाँ, वो पृथ्वी जिसमें वैभव है, अहंकार है। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है जो शायद इस पूरी भावना का निचोड़ है। क्या? बाजार से गुजरा हूं,
खरीदार नहीं हूं। वाह, ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो भौतिक चीज है। नहीं खरीद रहे, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है एक तरह की भावनात्मक आत्मनिर्भरता। भावनात्मक आत्मनिर्भरता। हाँ, ये दुनिया एक बाजार ही तो है जो हर पल आपसे कुछ खरीदने को कहती है। कभी कोई विचारधारा, कभी कोई रिश्ता, कभी समाज के बनाए सुख दुख के पैमाने। सही बात है। बच्चन कह रहे हैं कि मैं इस बाजार से गुजर तो रहा हूं, पर मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरी भावनात्मक दुनिया पहले से ही मुकम्मल है, मुझे बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। कमाल है। ये तो अपनी शर्तों पर जीने की सबसे बड़ी घोषणा है। हाँ, और यही दर्शन शायद समय को देखने के उनके नजरिए में भी झलकता है, जैसा कि उनकी दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है में दिखता है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। आत्मपरिचय में कवि अपने अंदर की दुनिया की बात कर रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो बाहरी दुनिया में समय के बीतने को महसूस कर रहा है, लेकिन उस पर भी उसके अंदर की दुनिया का ही असर है। अच्छा। ये गीत उनके संग्रह निशा निमंत्रण से है। इसकी खासियत यह है कि बच्चन बहुत सरल तस्वीरों जैसे यात्री, चिड़िया, घोंसला के जरिए एक बहुत गहरी और अनकही सच्चाई को महसूस करा देते हैं। इसके 3 हिस्से हैं और तीनों में समय की रफ्तार अलग अलग महसूस होती है। हाँ, पहला एक यात्री का है। वो थका हुआ है, लेकिन जैसे ही उसे ख्याल आता है कि मंजिल पास है, उसके कदम तेज हो जाते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। और फिर दूसरा उदाहरण एक चिड़िया का है। हाँ, वो भी दिन भर की थकान के बाद लौट रही है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, मतलब घोंसले में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, तो ये ख्याल उसके पंखों में एक नई जान, एक नई तेजी भर देता है। इन दोनों उदाहरणों से एक बात साफ है कि किसी अपने से मिलने की उम्मीद या किसी लक्ष्य के पास होने का एहसास हमारे कदमों में रफ्तार भर देता है। एकदम सही। लेकिन फिर आता है तीसरा और सबसे मार्मिक हिस्सा, जहां कवि अपनी बात करता है। हाँ, किसी और की नहीं, अपनी। वो खुद से सवाल करता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। ये सोचने वाली बात है कि मेरा इंतजार कौन कर रहा है, मैं किसके लिए जल्दी घर पहुंचूं। और ये एक सवाल सब कुछ बदल देता है। हाँ, ये सवाल उसके कदमों को शिथिल कर देता है, यानी धीमा कर देता है। और उसके दिल को बेचैनी से भर देता है। और यहीं इस गीत का सार छिपा है। जीवन में हमारे प्रयासों को, हमारी रफ्तार को गति तभी मिलती है जब कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। वो कोई हमारा प्रिय भी हो सकता है या कोई बड़ा लक्ष्य भी। बिल्कुल। लेकिन अगर जीवन में वो इंतजार करने वाला कोई नहीं, तो हम पहले धीमे पड़ते हैं और फिर धीरे धीरे जड़ हो जाते हैं। और तब समय का गुजरना भी बेमानी लगने लगता है। हाँ, बच्चन की कविता में ये अकेलापन एक व्यक्तिगत, एक दार्शनिक सवाल है। लेकिन क्या होता है जब यही अकेलापन किसी पर जबरदस्ती थोप दिया जाए, जब ये दार्शनिक न होकर राजनीतिक हो, जब वतन से दूर कर दिए जाने की तन्हाई एक कवि की आवाज बने। यहीं से हम बहादुर शाह जफर की दुनिया में दाखिल होते हैं। क्या कमाल का फर्क है। बच्चन अपनी दुनिया खुद बना रहे हैं और जफर की दुनिया उनसे छीन ली गई है। हाँ, उनके गजल का पहला मिसरा ही उस पूरी त्रासदी को सामने रख देता है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। उजड़ा दयार यानी उजड़ी हुई जगह। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक बादशाह के लिए उसका पूरा अतीत है, उसका साम्राज्य है, उसका वतन है। इस गजल को समझने के लिए इसका संदर्भ जानना बहुत जरूरी है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। बिल्कुल। 1857 की क्रांति नाकाम होने के बाद अंग्रेजों ने जफर को, जो उस वक्त हिंदुस्तान के बादशाह थे, गद्दी से हटाकर रंगून भेज दिया। उन्हें देश निकाला दे दिया गया। सोचकर देखिए उस इंसान की मनोवैज्ञानिक स्थिति। हाँ? जो कल तक लाल किले में हिंदुस्तान का बादशाह था, आज वो हजारों मील दूर एक अनजान शहर में कैदी है। उसके बच्चे और रिश्तेदार उसके सामने मार दिए गए। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये एक पूरी तहजीब, एक पूरे युग का अंत था। ये गजल उसी निर्वासन के दर्द, लाचारी और बेबसी की आवाज है। गजल में एक शेर है जो उनकी इस बेबसी को दिखाता है। बुलबुल को बागमान से न सयाद से घिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। मतलब बुलबुल को न तो माली से कोई शिकायत है न शिकारी से। उसकी तो किस्मत में ही बहार के मौसम में कैद होना लिखा था। वो किसी को दोष तक नहीं दे रहे। ये हार की वो अवस्था है जहां इंसान लड़ना तो दूर, शिकायत करना भी छोड़ देता है।
वो इसे अपने नियति मानकर स्वीकार कर लेता है। इतनी भी ताकत नहीं बची कि किसी से गिला शिकवा कर सके। हाँ, आगे एक और शेर में वो कहते हैं, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। वाह, मतलब मेरा दिल पहले से ही इतना जख्मी है, इतने दागों से भरा है कि उसमें अब किसी नई ख्वाहिश या हसरत के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। हाँ, ये एक ऐसा दिल है जो उम्मीद से पूरी तरह खाली हो चुका है। बच्चन जहां दुनिया का भार उठाकर भी प्यार लिए फिर रहे थे, वहीं जफर का दिल अब किसी भी नई भावना को जगह देने से इनकार कर रहा है। वो पूरी तरह टूट चुके हैं। हाँ, और इस टूटन की, इस दर्द की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है गजल का आखिरी शेर, जो शायद उनकी पहचान बन गया। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। अपने ही वतन अपनी प्यारी गली में दफन होने के लिए 2 गज जमीन का भी न मिलना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और ये सिर्फ एक बादशाह की निजी त्रासदी नहीं है, ये लाइन हर उस इंसान के दर्द की आवाज बन गई है जो अपनी जड़ों से कट गया हो। सही बात है। यहाँ 2 गज जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये प्रतीक है अंतिम पहचान का, इस बात की पुष्टि का कि आप कहीं के थे, आपका एक वजूद था, एक घर था। जफर से वो अंतिम पहचान, वो आखिरी सबूत भी छीन लिया गया। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक सल्तनत खोने का दर्द नहीं है, ये अपने ही जीवन काल में अप्रासंगिक हो जाने का, भुला दिए जाने का सार्वभौमिक डर है। हाँ, एक बादशाह जिसे इतिहास से ही मिटा देने की कोशिश की गई। बिल्कुल। और यही वजह है कि ये गजल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें याद दिलाती है कि घर, वतन और अपनी जड़ें इंसान के लिए क्या मायने रखती हैं। बच्चन अपने अंदर एक दुनिया बना रहे थे, लेकिन जफर के लिए वो बाहरी दुनिया, वो वतन ही सब कुछ था, जिसके बिना उनका दिल कहीं नहीं लगता था। तो आज हमने 2 कवियों के जरिए इंसान के वजूद के 2 सिरों को देखा। हाँ, एक तरफ बच्चन जो दुनिया के विरोधाभासों को स्वीकार करके उनसे लड़ते झगड़ते हुए अपनी एक अंदरूनी दुनिया में सुकून और मस्ती खोजते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया जैसी भी है, मैं उसमें अपना रास्ता बना लूंगा। और दूसरी तरफ जफर, जिनका दर्द उस बाहरी दुनिया से जुड़ा है जो उनसे छीन ली गई, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है और जिसकी याद ही अब उनका अकेला सहारा है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही कवि एक तरह से घर की तलाश कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बच्चन के लिए वो घर उनके भीतर है, उनके सपनों का संसार जिसे वो खुद बनाते और संवारते हैं। और जफर के लिए वो एक भौतिक घर था, एक वतन था जिसे वो हमेशा के लिए खो चुके थे। हाँ, इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक और कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य की एक पंक्ति याद आती है। कौन सी? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। ये आज की हमारी बातचीत के बाद एक सवाल छोड़ जाती है। क्या सवाल? कि एक रचनाकार के लिए वो कौन सा पल होता है जब वो अपने निजी दर्द को कला में बदल देता है, और क्या चीज उसे अपनी सबसे गहरी तकलीफ को दुनिया के साथ बांटने पर मजबूर करती है, और क्या चीज उसे खामोश रहने पर। ये सोचने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।